जस्ट इमेजिन, शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर पहाड़ की हसीन वादियां, एक सस्ता सा होम स्टे, वर्क फ्रॉम होम और साथ में आपका बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ कितना परफेक्ट सा लग रहा है ना। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि रात को 2:30 बजे आपके गेट पर एक दस्तक नहीं होती और जब आप पूछते हैं बाहर कौन है, तो जो दोस्त आपके बराबर में सोया है उसी की ही आवाज में बाहर से कोई बोले, यार जल्दी गेट खोल, बाहर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सोचिए क्या हालत होगी। आज की जो हमारी घटना है यह है राज और मोहन की। दोनों नोएडा की एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। दोनों को होता है यार क्यों ना हम वर्क फ्रॉम होम करें। वैसे भी आप जानते ही हैं कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम का चलन बहुत हो गया है। तो दोनों चूज करते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे और लोकेशन चूज करते हैं उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। एक तरफ यहाँ दैवीय शक्तियां हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ शैतानी शक्तियां भी हैं जो इंतजार में होती हैं कि किस तरीके से वो आए हमारी दुनिया में। कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जिसे हम देख रहे होते हैं, बल्कि वो भी होता है जो हमें देख रहे होते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन देखने के बाद मोहन चूज करता है जॉलीकोट। ये नैनीताल से भी आगे पड़ता है, वहां पर होम स्टे, क्योंकि ये होम स्टे प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी था। तो अगले ही दिन ये दोनों निकल पड़ते हैं होम स्टे की तरफ। लेकिन जब ये होम स्टे पर पहुंचते हैं, इनके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि होम स्टे जिस जगह था वो जगह नहीं थी, बल्कि थी एक सुनसान खामोशी। होम स्टे के आसपास ना तो कोई घर था, ना कोई मकान, ना कोई इंसान, बस थी तो एक अजीब सी बेचैनी। अब होम स्टे को देख के राज हंसते हुए कहता है, मोहन तूने तो कहा था बहुत अच्छा होम स्टे बुक किया है, ये तो भूत बंगला है। अब इस पे मोहन कहता है तुझे लाइफ में एडवेंचर चाहिए था ना, ले मिल गया एडवेंचर। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी होम स्टे का गेट खुलता है और सामने थे होम स्टे के ओनर जो लगभग 60 की एज के थे। दोनों उनसे पूछते हैं कि अंकल यहाँ पर हम वर्क फ्रॉम होम के लिए आए हैं, वाईफाई तो मिल जाएगा ना। वो कहते हैं बेटा यहाँ वाईफाई तो तुम्हें 24 घंटे मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें कुछ बातें हैं जो माननी पड़ेंगी। हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है कि गधेरों पर शाम को नहीं जाते हैं, और होम स्टे के पीछे एक गधेरा है, तो दिन ढलने के बाद में तुम दोनों में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। अंकल की ये बात सुन के राज और मोहन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब क्योंकि ये शहर के रहने वाले थे तो उन्हें ये सब बातें बड़ी अटपटी सी लग रही थी। अब मोहन उत्सुकता से पूछता है, अंकल ऐसा क्यों? अंकल इस पे कहते हैं कि जो ये गधेरा है, ये मसान, जिसे हम शमशान कहते हैं, उत्तराखंड में उसे मसान कहा जाता है, कि ये मसान से होता हुआ आता है। और गांव वालों का कहना है कि शाम को यहाँ इंसान नहीं, आचरी रहती है, और अगर वो किसी इंसान को आसपास देखती हैं तो उसे उसके नाम से बुलाती हैं। कई बार वो रोती हैं, चिल्लाती हैं, और कई बार तो इंसान को रिझाने के लिए एक सुंदर लड़की का रूप बना लेती हैं। अंकल आगे कहते हैं, अगर तुम्हें गधेरे से किसी भी तरीके की आवाज आती है तो तुम्हें उस आवाज के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। कुछ आवाजें होती हैं शैतान की, जो आना चाहती हैं तुम्हारी दुनिया में। अब अंकल की इस बात से कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी एक हंसी की आवाज गूंजती है, और राज हंसते हुए कहता है कि अंकल आपने क्या सोचा कि आप इन डरावनी कहानियों से हमें डरा लोगे? हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम हॉस्टल में रहे हुए हैं, हम इन सब बातों से नहीं डरते हैं। तो अंकल जाते हुए फिर से कड़ी चेतावनी देके कहते हैं कि मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड में कई ऐसे किस्से हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। अब मोहन और राज भी अपने कमरे में आ जाते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन तो उनके कब शुरू होते हैं कब खत्म होते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक तो सफर की थकावट, नई जगह और ऑफिस का काम। तीसरे दिन दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो थोड़ा सा घूम के आया जाए, तो दोनों निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। अब दोनों बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि नई जगह है, थोड़ा प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं। आते आते इनको शाम हो जाती है। अब ये होम स्टे के पास पहुंचते ही हैं कि राज मोहन से कहता है कि चल गधेरे पे चले। मोहन कहता है कि तुझे अंकल की बात याद है ना, उन्होंने मना किया है हमें। तो राज हंसते हुए कहता है कि अरे ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं अंकल की, हमें डराने के लिए कि हम होम स्टे से लेट नाइट बाहर ना रहें। राज मोहन को मॉक करना शुरू कर देता है। उसे कहता है, अरे तू तो लड़कियों से भी ज्यादा डरपोक है, क्या तू इतनी बातों से डर गया? अब मोहन बेमन से ही सही, लेकिन राज के साथ गधेरे की तरफ चल पड़ता है। गधेरे पर जाके दोनों का एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई हो जाता है, और राज कहता है कि देखा तू क्या मिस करने वाला था, क्योंकि गधेरा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। अब दोनों गधेरे के किनारे बैठे थे, अपने पैर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाले हुए। पानी की कलकल की आवाज चारों तरफ फैली खामोशी को और गहरा बना रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो दोनों और वो अजीब सी शांति। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब उन्हें 1 घंटा बीत गया, और धीरे धीरे चारों तरफ हो गया था अंधेरा। अब मोहन राज से कहता है कि भाई अब अंधेरा हो गया, चल होम स्टे की तरफ चलते हैं।
तो राज कहता है कि देख अंधेरा हो गया, अब तक आचरिया नहीं आई। मोहन चिढ़ के कहता है कि हर चीज में मजाक अच्छा नहीं होता। तो राज फिर से कहता है कि आचरी, हम तो तुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं, तो हमसे मिलने भी नहीं आई। अगर मिलने ही नहीं आ रही है तो कम से कम अपनी आवाज तो सुना दे। तो मोहन अब गुस्सा हो जाता है और राज से कहता है तुझे आना है तो आ, वरना मैं जा रहा हूँ। राज हंसते हुए मोहन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि अरे यार, तू तो गुस्सा हो गया, चल चलते हैं होम स्टे की तरफ। अब दोनों होम स्टे की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में उनके अलावा और कोई नहीं है। चलते चलते उन्हें एहसास होता है कि मानो पीछे से किसी के कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही है, और ये आवाज ऐसी थी मानो पानी से कोई निकल के अभी उनके पीछे आया हो। दोनों पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था तो सिर्फ काला अंधेरा। अब मोहन राज से कहता है कि मैंने तुझे मना किया था यार, इन सब चीजों में मजाक नहीं करना चाहिए। तो राज कहता है कि हो सकता है कोई जानवर हो। दोनों होम स्टे की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कदमों की आवाज पूरे रास्ते इनका पीछा कर रही थी। दोनों बताते हैं कि जब ये होम स्टे पर पहुंच के गेट खोल रहे थे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास इन्हें हर पल हो रहा था। अब दोनों जैसे ही रूम में आते हैं तो दिन की इतनी थकावट थी कि जाके अपने बेड पे लेट जाते हैं। दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि तभी इनके टेबल पे जो कांच का गिलास रखा हुआ था वो गिर के टूट जाता है, और उसकी आवाज से मोहन एकदम घबरा के उठता है कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो राज कहता है कि यार हो सकता है कि चूहा या बिल्ली हो, उससे गिर गया हो। लेकिन मोहन चाहकर भी अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके कमरे में कोई और भी उसके साथ है। अब सुबह होती है। राज मोहन से कहता है कि चल मॉर्निंग वॉक पे चल रहा है। तो मोहन कहता है यार पूरी रात मुझे ढंग से नींद नहीं आई है, मैं घर पे ही रेस्ट करूंगा। तो राज तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है। जब मोहन की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि राज के आने से पहले क्यों ना वो नहा ले, तो वो बाथरूम में चला जाता है। अब वो नहा ही रहा होता है कि उसे कमरे में से किसी के हंसने की आवाज आती है। तो वो शावर बंद करता है तो ये हंसी की आवाज राज की थी। इस पे मोहन राज से पूछता है कि अरे तू मॉर्निंग वॉक से आ गया? तो बाहर से आवाज आती है, तू जल्दी बाहर आ। मोहन जब बाथरूम से बाहर आता है तो कमरे में कोई नहीं था। वो राज को चारों तरफ देखता है और उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो मोहन सोचता है कि शायद वो दोबारा कहीं चला गया है। वो लैपटॉप निकाल के अपना काम करना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे बाद राज बाहर से आता है। तो मोहन कहता है तू तो पहले भी आ गया था ना, फिर दोबारा क्यों चला गया? तो राज कहता है नहीं मोहन, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मोहन कहता है यार तू मेरे साथ ना मजाक मत कर, मुझे पता है तू आया था और तूने मुझसे कहा था बाथरूम से जल्दी बाहर निकल। अब राज के भाव चेंज हो जाते हैं। राज कहता है मैं सच में अभी आ रहा हूँ। ये बात सुन के मोहन बुरी तरीके से डर जाता है और जिद पकड़ लेता है कि हम इस होमस्टे को छोड़ के अभी के अभी जाएंगे। राज कहता है यार ये सिर्फ और सिर्फ तेरी गलत फहमी है, लेकिन मोहन किसी की नहीं सुनना चाह रहा था। तो इस पे राज कहता है कि यार तुम मेरे कहने पे सिर्फ 2-3 दिन रुक जा, अगर तुझे फिर भी लगता है कि यहाँ कुछ है तो हम दोनों चल पड़ेंगे। मोहन का उतरा हुआ चेहरा देख के राज को भी बुरा लगता है। वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे कहता है कि चल यार थोड़ा बाहर घूम के आता है, थोड़ा चिल मार के आता है। दोनों बाइक लेके बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जोली कोट का रास्ता जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक सुनसान सड़क जहां शाम को कोई रुकना नहीं चाहता। राज और मोहन भी इस रास्ते को एंजॉय करते हुए हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। बीच में रुक रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, और जहां इनको लोकेशन अच्छी लग रही थी वहां फोटो क्लिक कर रहे थे। इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। अब राज मोहन से कहता है कि सुन शाम हो गई है, चल होमस्टे की तरफ चलते हैं। दोनों लौट ही रहे थे। मोहन बाइक चला रहा था और राज उसके पीछे बैठा हुआ था कि तभी राज को ऐसा लगता है कि मानो पीछे से उसे किसी ने आवाज दी हो। राज मोहन से कहता है कि सुन तुझे भी ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से बुलाया? इस पे मोहन कहता है कि इस जंगल में हमें कौन बुलाएगा और कौन हमें यहाँ जानता है। राज कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी हो। मोहन राज से कहता है कि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ यार। अब उसकी ये बात सुन के राज सोचता है कि ये पहले से ही डरा हुआ है, तो वो चुप हो जाता है। अब ये थोड़ा ही आगे बढ़े होते हैं कि राज को फिर से ऐसा लगता है कि मानो उसे किसी ने फिर से आवाज दी हो। राज मोहन से फिर कहता है कि यार मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। अब मोहन बिना कुछ बोले बाइक को तेज कर देता है, और जब वो बाइक तेज करता है तो राज को ऐसा लगता है कि मानो कोई उसके पीछे तेजी से भागता हुआ आ रहा है, जिसकी आवाज वो साफ साफ सुन पा रहा था। अब ये दोनों होमस्टे पहुंच चुके थे, और जब ये होमस्टे पहुंचे दोनों की दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि बाहर साफ साफ सुनाई दे रही थी। राज धीरे धीरे पीछे पलट के देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब जैसे ही ये अपने दरवाजे को खोलते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका मानो इनसे पहले कमरे में घुसा हो। दोनों धीरे धीरे अंदर कमरे में कदम रखते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है फर्श पर, ताजा पैरों के गीले निशान
मानो लग रहा था कि कोई अभी पानी से निकलकर उनके साथ कमरे में आया हो, लेकिन उनके साथ तो कोई नहीं था और कमरा भी पहले से बंद था। अब राज और मोहन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले उनकी आंखें एक दूसरे से सवाल कर रही थी कि भाई क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं। कमरे में गुप अंधेरा था। राज और मोहन अपने बेड पर चुपचाप लेटे हुए थे। डर ऐसा था कि दोनों में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एक भी शब्द बोलने की। राज की आंखें खुली थी। नींद तो उससे कोसों दूर थी। वो छत को घूर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उसी आवाज पर, उसी एहसास पर जो जंगल में उसके साथ आया। लेकिन मोहन शायद डर के थक कर सो गया। उसकी सांसों की हल्की हल्की आवाज पूरे कमरे में फैली हुई थी कि तभी उनके गेट पर एक दस्तक होती है। राज डर के घड़ी की तरफ देखता है तो आधी रात का समय था। राज कप कपाती हुई आवाज में पूछता है, कौन? और जो आवाज गेट के बाहर से आई, उस आवाज ने राज के मानो पैरों के नीचे से जमीन ही हिला दी। वो आवाज थी मोहन की। पर मोहन तो भाई राज के बराबर में सोया हुआ है। राज इससे पहले कि कुछ बोल पाता, वही आवाज फिर से आती है, राज गेट खोल यार, मैं बाहर हूं। और इस आवाज में एक बेचैनी सी थी। बेचैनी मानो जो आवाज बाहर से आ रही है उसे अंदर आने की जल्दी है। अब मोहन की भी नींद खुल चुकी थी। जैसे ही मोहन की नींद खुली वो झटके से उठकर बैठ गया और उसी पल वो अजीब सी आवाज जो अभी तक कमरे में गूंज रही थी एकदम सन्नाटे में बदल गई। मोहन राज से पूछता है कि क्या हुआ। राज उसे सारी बात बताता है। मोहन पूरे कमरे में इधर उधर देखता है तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, या यूं कह लो कि सामान्य सिर्फ लग रहा था। वो हिम्मत दिखाते हुए राज से कहता है कि राज सो जा, मैं तेरे पास ही बैठा हूं। लेकिन राज की आंखों में तो अभी भी डर जिंदा था। राज डर के मारे बेड पर लेटा रहा और उसे भी नहीं पता चला कि उसे नींद कब लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा लगा मानो कोई बेड पर उसके पास आके बैठा और उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। वो हाथ इतना ठंडा था कि उसकी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। राज चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मोहन को जगाना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी इनविजिबल ताकत ने उसके शरीर को जकड़ लिया है। राज की आंखें खुली थी, लेकिन शरीर बेजान था। वो महसूस कर रहा था कि जो साया उसके बराबर में बैठा हुआ है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके कानों में आके कहता है, राज मैं तुझे लेने आई हूं। और ये आवाज इतनी ठंडी थी मानो उसके कानों में एक मौत फुसफुसा रही है। राज तभी डर के एकदम बैठ के चिल्लाता है। राज की आवाज से मोहन भी घबरा के उठ जाता है। मोहन राज से पूछता है, राज क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। राज सारी बात मोहन को बता देता है। अब मोहन और राज पूरी रात नहीं सोते, इंतजार करते हैं सुबह होने का और सोच लेते कि सुबह होते ही हम होम स्टे को छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएंगे। अब सुबह हुई, दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं कि तभी गेट पर फिर से दस्तक होती है। अब दिन की रोशनी थी, डर भी उतना नहीं था। मोहन हिम्मत दिखा के गेट खोलता है और जैसे ही गेट खोलता है सामने थे होम स्टे के ओनर। अंकल पूछते हैं, बेटा सब ठीक है ना, सामान क्यों पैक कर रहे हो। तो दोनों आप बीती अंकल को बताते हैं। अंकल ये सब बातें जब सुन रहे थे तो थोड़ी देर तक तो शांत रहते हैं, फिर उनका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और वो कहते हैं कि मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही दिन इस चीज के लिए आगाह किया था और अब इसका परिणाम और गंभीर हो सकता है। दोनों ने कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो होम स्टे को खाली करने से ये बला टल जाएगी। ये आंचरी है, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। दोनों अंकल की ये बात सुन के बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। मोहन अंकल से कहता है कि अंकल हम मानते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन अब आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अंकल बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते उनसे कहते हैं कि सुनो, अब दोनों इस कमरे में रहना, जंगल की तरफ मत जाना। राज का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। मोहन को लगा कि शायद वो पूरी रात सोया नहीं है इसलिए वो थका हुआ है। मोहन राज से कहता है कि सुन, तू थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। राज चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। मोहन को लगा कि शायद वो सो गया है तो अंकल के पास जाके इस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाए, तो वो नीचे अंकल से मिलने चला जाता है। जैसे ही मोहन अंकल के पास पहुंचा, अंकल ने घबराते हुए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, राज कहाँ है। मोहन कहता है वो तो ऊपर कमरे में सो रहा है। अंकल कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था कि अकेले नहीं रहना है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना, तुम उसे अकेले कैसे छोड़ के आ गए। वो ऊपर भागते हुए जाते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं तो राज अपने बिस्तर पर नहीं था। अब दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी कि राज कहाँ गया।
मोहन की आवाज कांप रही थी। वो पूरे कमरे में घबरा के राज को ढूंढ रहा था। वो घबराते हुए अंकल से कहता कि मैंने तो उसे यहीं बिस्तर पर लिटाया था। अब इससे पहले कि मोहन अपनी बात पूरी कर पाता, अंकल बीच में बात काट के कहते हैं, सुनो, जल्दी चलो। अंकल ने घबराते हुए कहा कि कहीं आचरी उसे लेके ना चली जाए और हम लेट ना हो जाए। अब मोहन की दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। दोनों भागते हुए उसी गधेरे पर पहुंचते हैं और वहां राज पहले से ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि राज किसी से बात कर रहा है और उन्हें देखते ही राज एकदम खामोश हो जाता है, मानो वो किसी को उनसे छिपाना चाहता हो। लग रहा था मानो राज किसी से धीरे से कह रहा है कि सुनो, मुझे अभी वापस जाना होगा लेकिन मैं फिर आऊंगा। अंकल बिना समय गवाए एकदम भाग के राज को पकड़ लेते हैं और मोहन से कहते हैं कि जल्दी से होम स्टे पर लेके चलो। दोनों से रूम में लेके आते हैं और अंकल गेट बंद करते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, सुनो, जब तक मैं ना आऊं ना, इसे अकेले मत छोड़ना, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। अब राज और मोहन कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। कमरे में चारों तरफ खामोशी है कि तभी राज के हंसने की आवाज आती है। मोहन पलट के देखता है तो राज मुस्कुरा रहा था। मोहन राज से कहता है, क्या हुआ? तो राज कहता है, सुन, वो मुझसे कह रही है कि मैं फिर से उसे अकेला ना छोड़ूं, मैं उसके साथ चलूं। मोहन घबराती हुई आवाज में पूछता है, कौन कह रही है? राज कहता है, वही जो गधेरे में मेरे साथ बैठी थी। अब राज की इस बात से मोहन बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो राज के बिल्कुल पास उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। राज पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा था। लग रहा था कि वो अपने वश में ही नहीं है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। हर एक बात को इग्नोर करके वहां शांत बैठा हुआ था और वो अपने आप को कोस रहा था क्योंकि इस होम स्टे पर लाने वाला वही था और वो अपने आप से ये प्रॉमिस करता है कि वो राज को इस हाल में छोड़ के नहीं जाएगा। करीब 1 घंटा बीतने के बाद फिर अंकल वापस आते हैं और उनके साथ में वही लोकल टेम्पल के एक पुजारी थे। जैसे ही पंडित जी कमरे में आते हैं, राज के भाव एकदम बदल जाते हैं। राज एक लड़की की तरह बिहेव करने लगता है। मोहन को लग ही नहीं रहा था कि यह वही राज है जिसे वो इतने सालों से जानता था। पंडित जी पूछते हैं, कौन है तू जो इस बच्चे को परेशान कर रहा है? लेकिन राज कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पर एक स्केरी सी स्माइल थी और वो सिर्फ गेट की तरफ देखे जा रहा था। पंडित जी के बार बार पूछने पर जब कोई जवाब नहीं देता है तो पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करके वो भभूत राज के सर पे लगा देते हैं। और जैसे ही वो भभूत राज के सर पे लगती है, राज के मुंह से एक चीख निकलती है और उस चीख में एक औरत की भी आवाज थी। तो पंडित जी ने गंभीरता से कहा कि राज पर आंचरी लग गई है। आगे पंडित जी पूछते हैं कि तू इसे क्यों परेशान कर रही है? तो शरीर तो राज का था लेकिन उसमें से आवाज एक औरत की आती है, इसी ने मुझे बुलाया था, मुझे बार बार उकसाया था और अब तो मैं इसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब बातें सुन के पंडित जी चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं कि अगर तुम्हें राज को बचाना है तो 1 हफ्ते तक राज इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर राज इस कमरे से बाहर जाता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आचरी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। अब पूरा हफ्ता वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। मोहन भी इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि राज उस कमरे से बाहर ना जाए। पूरा हफ्ता मोहन भी अग्नि परीक्षा दे रहा था क्योंकि उसे हर पल इस बात का एहसास हो रहा था कि उस कमरे में राज के साथ कोई और भी है। लेकिन मोहन अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो हर पल उसके साथ रहा। फाइनली पूजा अर्चना हो जाती है और राज का स्वभाव भी अब नॉर्मल होता जा रहा था। लेकिन जब पूजा खत्म हुई उससे अगले दिन ही ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और राज भी अब इस चीज की कसम खा चुका था कि अब वो इन सब चीजों का मजाक नहीं उड़ाएगा। गाइस, जिस तरीके से भगवान है उसी तरीके से शैतान का भी अस्तित्व है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी ना कभी हमें इस चीज का आभास होता है। लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। आई होप आपको आज की सत्य घटना अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ, तब तक धन्यवाद।